टाइम ना वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी बात चर्चाएं खास। तो आज चर्चाएं खास होगी। तो मुद्दा क्या रहेगा, टॉपिक क्या रहेगा? ये रहेगा टॉपिक जो हमारा ये एक हमने ऑपरेशन तरसूल शुरू किया गया है। तरसूल में ट्रीडेंट और थ्री जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो है जिस तीनों इन्वॉल्व हैं, और लोकेशन हमने जो सिलेक्ट की है वो है ये राजस्थान का कुछ डेजर्ट एरिया है। और आज हम कंसंट्रेट कर रहे हैं सर ग्रीक जो एक बाउंड्री डिस्प्यूट रेज किया है और पाकिस्तान कहता है, और इसमें काफ़ी हिस्ट्री है, इसके बारे में बात होगी। और ये इसलिए क्योंकि ये जो इंगेज करता है इंडिया के जो डिस्प्यूट पीओ के रिलेटेड, जे अपने जम्मू कश्मीर के रिलेटेड जे यूएन में, तो बाउंड्री डिस्प्यूट अभी भी जो सरग्रीक, तो इसलिए ये ऑपरेशन जो है इन कंटिन्यूशन ऑफ जो ऑपरेशन संदूर है, और एक एक्सरसाइज हो रही है जमीनी जो फोर्सेज है हमारे, जहाँ जो नेवी के लोग हैं और एयर फोर्स, तीनों फोर्सेज हैं। और ये इसलिए ये, और सर ग्रीक का क्या डिस्प्यूट है, क्या है, कहाँ स्थित है, क्या हिस्ट्री है, उसके बारे में भी बात होगी। तो मैं सीधा डॉक्टर प्रवीण जोगराज से बात करता हूँ और इनसे ये पूछता हूँ कि क्या ये डॉक्टर साहब ये जो हमने ये टॉपिक है बड़ा इस वक्त तक वनरेबल है और इस पर काफ़ी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये सारा जो मैंने टॉपिक के मुद्दे बताए हैं, तो इस पे प्लीज़ आप मैं रिपीट नहीं करूँगा दोबारा, तो आपने सुने हैं, इन पे बात करें। नमस्कार श्रोताओं, जैसे जज साहब ने कहा कि आज का एक बहुत ही करंट हॉट टॉपिक चल रहा है, वो है एक्सरसाइज त्रिशूल, युद्धाभ्यास त्रिशूल, ऑपरेशन त्रिशूल के नाम से भी हम उसको कह सकते हैं। और इसकी शुरुआत कुछ दिन पहले आपको पता हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी थी कि कराची का रास्ता सर क्रीक से जाता है। तो ऑपरेशन सिंदूर को 6 महीने हो गए हैं। तो उसके बाद ये जो जॉइंट एक्सरसाइज त्रिशूल है, उसी की कड़ी में अगली वॉर प्रिपेयर्डनेस का एक बड़ा ही रेयर टाइप ऑफ एक्सरसाइज है, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि ये। और कल ही भारत के इसरो ने इंडिया का सबसे भारी भरकम टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च किया था। बड़ी बात है, कॉमन मैन को इसका क्या फायदा रहेगा? इससे जो हमारी वाईफाई की, इंटरनेट की बैंडविड्थ बढ़ने वाली है, हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म बढ़ने वाला है। सिंदूर आपको पता होगा पहलगाम मसाकर के 14 दिन के बाद हुआ। और इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस जो है, दुश्मन के जो सिग्नल्स आते हैं, उनके जो रडार्स आते हैं, उनका जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है, वो सारा इंटरसेप्ट किया जाता है। जैसे आपको पता है, एक इंटरसेप्ट किया गया था कि आसिम मुनीर ने कहा था कि जो पहलगाम मसाकर के बारे में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में बोला था। तो ये जो एक्सरसाइज हो रही है, कहां कहां हो रही है? मल्टीपल टेरेन्स पे हो रही है। मार्शी एरिया जो कि सर क्रीक है, वहां के आसपास ये एक्सरसाइज हो रही है। और ये कच्छ एरिया जो गुजरात का, वहां पर ये एक्सरसाइज हो रही है। और इसके बाद डेजर्ट जो राजस्थान का, वहां ये हो रही है। और इसके अलावा जो कोस्टल एरिया है पूरा वेस्ट का, सौराष्ट्र का, वहां पर ये एक्सरसाइज हो रही है। और दूसरा था इसमें कि हम लोग क्या का यूज कर रहे हैं, जो आर्मी हमें यूज कर रही है, वो T-90 अर्जुन टैंक और होविट्जर टैंक ये यूज कर रहे हैं इस एक्सरसाइज, जो मेनली यूज हो रहे हैं राजस्थान एरिया में। और हमारी एयरफोर्स क्या यूज कर रही है? मोर देन 40 कॉम्बैट जेट्स यूज कर रही है, मेनली रफायल यूज कर रही है, Su-30M के आई यूज कर रहे हैं। इसके बाद ट्रांसपोर्ट और रिफ्यूलिंग जो जेट्स हैं, उनका भी टेस्टिंग हो रही है। और इसके अलावा जो प्लेन्स हैं, IL-70 UAV वगैरह। इसका जो हमारी नेवी है, तो हालांकि ऑफिशियली तो यही कहा गया कि फ्रिगेट्स और हमारे जो डिस्ट्रॉयर्स हैं पूरे पोजीशन कर दिए गए हैं सौराष्ट्र बॉर्डर पे। लेकिन अंदर की खबर यह है कि INS विक्रांत जो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो भी वहीं पर है। और इसके अलावा हमारा INS जय अश्व, INS जय अश्व क्या है श्रोताओ? ये एक हमारा नया कैरियर है, बहुत बड़ा विशाल शिप है, जो कि समुद्र के नीचे पनडुब्बी का भी काम करता है और ऊपर के उसके ऊपर शिप का भी काम करता है। तो ये तो इंडियन गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक नोटैम इशू किया था। नोटैम का मतलब है नोटिस टू एयरमैन, यानी कि राजस्थान के एरिया में, गुजरात एरिया से
28,000 फीट तक कोई भी फ्लाइट वहां से नहीं जाएगी 10 नवंबर तक, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल रूल है। कोई भी मुल्क जब आप एक्सरसाइज करते हैं, ये नो टाइम इशू किया जाता है कि गलती से कोई टारगेट, कोई सिविलियन प्लेन को ना लग जाए। और सबसे बड़ी बात है, पाकिस्तान ने भी नो टाइम इशू कर दिया, और पाकिस्तान में इस वक्त बहुत डर का माहौल है, क्योंकि पाकिस्तान ने पूरे सेंट्रल पाकिस्तान और साउदर्न पाकिस्तान में नो टाइम इशू किया है। और कल मैंने नई खबर सुनी, उन्होंने नो टाइम इशू कर दिया समुद्री एरिया में भी, वहां से भी 10 दिन तक पाकिस्तान का कोई जहाज जो है सिविलियन नहीं उड़ेगा, और दूसरे रास्ते से नॉर्दर्न एरिया बलूचिस्तान के रास्ते से वो जा सकते हैं, यहां से कोई जहाज नहीं उड़ेगा। और बहावलपुर जो एयर बेस है, ये वही एयर बेस है जहां पर हमारे ऑपरेशन जो सिंदूर में अजहर मसूद की जो टेररिस्ट हाइड आउट जो डिस्ट्रॉय की थी ऑपरेशन का, और जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है पूरी तरह डर के माहौल में है, क्योंकि आज तीसरा दिन है और हमें नहीं पता गुप्त में अंदर से क्या होने वाला है, आने वाले दिन में क्या होने वाला है। और 10 नवंबर तक पूरी नजर है, और पाकिस्तान को ये खतरा भी है, और हम ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान की तरफ से कोई अबनॉर्मल रिएक्शन तो नहीं होता हमारी तरफ। और इस तरह दौरान जम्मू कश्मीर बॉर्डर पे भी पूरी चौकसी कर दी है बीएसएफ पे कि पाकिस्तान कहीं वहां से फायरिंग ना स्टार्ट करे। इसी तरह अफगानिस्तान से हमारी बागराम एयर बेस पे भी पाकिस्तान पे नजर हुई है, और अब जो नया टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च है, वहां से टेली कम्युनिकेशन से भी तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं इस एरिया की। तो जज साहब, आप इसके बाद बताएं, फिर अब चलेंगे सर क्रीक के ऊपर। तो ये जो आपने कहा कि मुझे लगता है कि ये एक एक्सरसाइज है, चाहे इसको नाम हमने जोड़ा है संदूर का, तो आर्मी एक्सरसाइज आज से नहीं, हर वक्त होती है, हर साल होती है, और हार्ड एक्सरसाइज होती है, और हार्ड एरिया में होती है। हाँ ठीक है, ये सर क्रीक जो है ये एक डिस्प्यूट है, मैरीटाइम डिस्प्यूट है मेरी, तो ये बड़ा है हमारे लिए तो, और पाकिस्तान के लिए भी आप कह सकते हो ये एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है जो भी। तो डरना मुझे नहीं लगता उसको क्यों डरना है, क्योंकि ये एक्सरसाइज होती है वो भी करते हैं, और फ्री जो एयर जोन भी डिक्लेयर होते हैं, नॉन फ्लाई जोन, तो इसमें मुझे लगता है उनको कोई ऐसी बात है। लेकिन वो कहते हैं छाछ को फूंक फूंक के पीता है जो डरा होता है। तो मुझे जो उन्होंने संदूर का नाम सुन के ही उनको ये डर आया होगा। लेकिन क्रीक जो डिस्प्यूट है ये एक मैरीटाइम डिस्प्यूट है, इसके बारे में डॉक्टर साहब हम बात करेंगे थोड़ा, क्योंकि ये हमारा इसका नाम जो बात में आया सर, हम जिसके बनगंगा प्रिंसिपल है, थॉल रेग प्रिंसिपल है जिसको अडॉप्ट फॉलो किया जाता है। तो उसके मुताबिक ये जो भी रिवर होगी चाहे मार्शी है तो इसका स्टैंडर्ड निकाला जाता है इन बिटवीन। और ऑब्वियसली डिस्प्यूट किया था, इसके बारे में मैंने थोड़ा आइडिया दिया, आप उसको तो ये जो आज की एक्सरसाइज अब चल रही है 13 दिन की, तो ये सर क्रीक के एरिया में भी हो रही है। और जैसे राजनाथ सिंह ने जी बोला था कि सर क्रीक के एरिया से ही कराची का रास्ता जाता है, तो इसीलिए हम लोग आज सर क्रीक डिस्प्यूट के बारे में भी बात करेंगे। श्रोताओं, ये जो सर क्रीक है एक फॉरगॉटन फ्रंटियर है। जो लोग आज, जिनको जड़े पुराने बुजुर्ग उनको पता होगा, 1965 का वॉर जो है सर क्रीक से ही शुरू हुआ था। पाकिस्तान ने पूरे सर क्रीक को लेने की कोशिश की, तो वहीं से जंग जो बाहर इंडो पाक बॉर्डर पे फैल गई थी। और सर क्रीक जो है 96 किलोमीटर लंबा एक स्ट्रेच है, बड़ा मड्डी एरिया है, और यहाँ पर बड़ी डिफिकल्ट है नेविगेशन। लेकिन ये एक डिस्प्यूट इसलिए है क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान का सिंध प्रांत पड़ता है, और दूसरी तरफ गुजरात हमारी स्टेट पड़ती है। और ये जो पूरा एरिया का जो एरिया है, ये सारा जो सर क्रीक का जो पानी सारा अरेबियन सी में जाता है, अरब सागर में जाता है। और यहाँ पर ईस्टर्न साइड में, वेस्ट साइड में जो कच्छ एरिया, प्रिंसली स्टेट ऑफ कच्छ हुआ करती थी उस जमाने में, तो वहां पर ये इसका बॉर्डर लगता है, और उधर कराची कोस्ट के साथ इसका बॉर्डर लगता है। तो ये डिस्प्यूट क्या है कि 1867 में एक सिंध प्रांत का एक सर्वे हुआ था, अंग्रेज ने किया था, सर रिचर्ड ने। तो जब उसने सर्वे किया तो उसके नाम पे इसका नाम जो बनगंगा हुआ करता था तो सर क्रीक पड़ गया। अब हमारे लिए बड़ी बुरी बात है क्योंकि 1867 के नॉमेनक्लेचर हम लोग अभी तक सर क्रीक यूज कर रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि बिल्कुल मैं तो ये कहता हूं कि भारत सरकार से भी अपील है, क्यों ना सर क्रीक का, और इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी इसका नाम क्यों ना बनगंगा किया जाए। बनगंगा उसने इसलिए पड़ा था क्योंकि उस वक्त सिंध प्रांत के लोग, वहां भी थोड़ा बहुत डेजर्ट था,
और गुजरात के लोग डेजर्ट एरिया में यही एक लाइफ लाइन थी पानी की, तो वो सोचते हैं ये स्वच्छ पानी मार्ची था जहाँ पे बुड भी थी। हाँ, लेकिन सॉल्टी वाटर था, लेकिन यही उनके पास सोर्स, यहीं से पानी का यूज करते थे इरिगेशन के लिए, और डेजर्ट में इरिगेशन का पानी कहाँ से आएगा, इसलिए इसने इसका बड़ा नाम रख दिया बनगंगा, यानी और हम इस नाम को हम इसलिए भी रिस्टोर करना चाहते हैं क्योंकि ये इंडिया की कल्चरल ज्योग्राफिकल हेरिटेज है, दूसरा ये पुरानी सिविलाइजेशन की कंटिन्यूटी है, दूसरा कॉलोनियल नोमेनक्लेचर हम लोग आज क्यों यूज कर रहे हैं, तो मेरी अपील है ये नाम चेंज किया जाए। और ये जो इस पे डिस्प्यूट क्या है, अब पाकिस्तान जो है 1914 का जो बॉम्बे रेजोल्यूशन है उसको मानता है, उसकी गलत इंटरप्रिटेशन कर रहा है। तो बॉम्बे रेजोल्यूशन में एक इन्होंने लाइन खींच दी थी, जो ईस्टर्न बॉर्डर जो है कच्छ के साथ मिलता है, कि जो वो सिंध प्रांत के पास चला गया, लेकिन तब इंडिया आजाद नहीं था, कंबाइंड था, किसी को क्या पता भारत आजाद होना है। लेकिन जो टालबैग प्रिंसिपल, जैसे सर ने बोला, ये टालबैग प्रिंसिपल इंटरनेशनल, टालबैग जो प्रिंसिपल है, जो इंटरनेशनल थालबैग प्रिंसिपल इंटरनेशनल मैरीटाइम प्रिंसिपल, इसमें क्या होता है, कोई भी डिस्प्यूटेड नेविगेबल एरिया है, अगर दो कंट्रीज के साथ मिलता है तो उसका थालबैग प्रिंसिपल कहता है जो सेंट्रल नेविगेबल कैनाल है, जो उसके साथ जो लाइन खींची जाएगी तो आधा हिस्सा इस कंट्री को मिलेगा, आधा हिस्सा इस कंट्री को मिलेगा। यानी कि पाकिस्तान कहता है कि सर क्रीक हमारा सारा हमारा है, भारत कहता है कि आधा सर क्रीक हमारा है। तो ये इसका डिस्प्यूट था। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है सर क्रीक, क्यों इसकी सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस हैं। एक तो इनफिल्ट्रेशन जोन है, पाकिस्तान काफी देर से इनफिल्ट्रेशन इस एरिया से भी करता रहा है, गुजरात कच्छ के एरिया में, क्योंकि जहां भी क्रीक होगी वहां पर मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, ये वो छोटे छोटे पेड़ होते हैं, होते हैं जिनकी रूट नीचे मार्शी होती है, और यहाँ से पता ही नहीं चलता मूवमेंट का, और बड़ी जल्दी कंजेस्टेड हो जाता है। दूसरा, यहाँ पर कोस्ट गार्ड्स की रेगुलर पेट्रोलिंग बहुत टफ होती है और रेगुलर हो भी रही है। और दूसरा था कि यहाँ पर हर कंट्री चाहता है हमारा कंट्रोल रहे, कंट्रोल किसके ऊपर रहे, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है क्योंकि ये एरिया दिस इज रिच इन हाइड्रोकार्बन बहुत है इस एरिया में, फिशरी का बहुत बड़ा मार्केट है यहाँ पर, यहाँ पर हनी भी बहुत ज्यादा पाया जाता है, और वो जो कोस्टल एरिया में लोगों को वहां थोड़ी बहुत लकड़ी की जरूरत वो भी पैदा हो जाती है, वुड का भी। और आपके रास्ते श्रोता मैं बताऊं, भारत की अभी तक 20 ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर इंडियन नेवी परमानेंटली स्टेशन है। इनमें सबसे बड़ी बात है कि आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की और अजरबैजान ने पूरा पाकिस्तान का साथ दिया था। उसके बाद भारत के जो ताल्लुकात है तुर्की के साथ काफी सख्त हो गए हैं, हमारा एटीट्यूड, और हमने तुर्की को काफी इकोनॉमिक और बहुत तरीके से उनको हम लोग प्रेशराइज किया इंटरनेशनल कम्युनिटी में। और सबसे बड़ी बात है, तुर्की के 3 दुश्मन हैं जिनके साथ उनकी जंग ही चलती रहती है। एक साइप्रस है, साइप्रस जो है वो तुर्की के दक्षिण सी के अंदर है, तो वहां पर भी इंडियन की जो नेवी की एक फ्लीट उधर पड़ी है। और दूसरा मुल्क है ग्रीस। तो ग्रीस जो उसके वेस्ट में है तुर्की के, तो तुर्की के जो वेस्ट में वो है ईस्ट में है वो ग्रीस, और ग्रीस में भी हम लोगों ने हथियार भी सप्लाई किए हैं उनको, उन्होंने परचेज किया हमारे से, और हमारी आर्मेनिया और हमारी जो नेवी की फ्लीट भी है। और तीसरा एरिया जो इसके ईस्ट में पड़ता है वो है आर्मीनिया। लेकिन आर्मीनिया क्योंकि लैंड लॉक्ड एरिया है, तो अब अभी 1 महीना पहले भारत की डिफेंस डील हुई थी। आर्मीनिया आज से पहले सारा हथियार रशिया से लेता था, अब उनका 45% हथियार, जिसमें कि ब्रह्मोस, जिसमें कि सुखोई और इंडिजिनस इंडियन वेपन, उन्होंने $3 बिलियन की इंडिया से खरीदो फरोख्त की डील हुई है। तो आप देख, तो जैसे मैं बीच में आपका ये आपने जो कहा कि तुर्की तक जो नेवल एक्सरसाइज मतलब इसकी नेवल एक्सरसाइज तो जहां हो रही है ना, नेवल है, आर्म की है, जो जमीनी फौज है या एयर फोर्स है, जो भी है, तो जो हमारी रेगुलर आर्मी जहां जमीन पे काम करती है, तो हम कहाँ जा रहे हैं, तुर्की। क्योंकि इन दोनों को, और जो हमारा मुझे लगता है साइप्रस में पीएम भी गए थे जब वहाँ जो उस वक्त ऑपरेशन सिंदूर के बाद, इन दोनों लोगों ने ग्रीस में भी गए थे। तो इन लोगों को इन ऑर्डर टू प्रेशराइज द कांडा, ये मैं एक बता दूं, डोमिनेंस जो हमारा पिछले बार हमने चर्चा की थी, ये बैकग्राउंड
एयरफील्ड की, एयरफोर्स की, वो हमने ले लिया। देखिए, और ये जो 3 कंट्रीज बनाए, इनके पास भी हमारा नेवियल जो डिफेंस सिस्टम है, वहां पे भी हमने अपनी डोमिनेंस दिखाई है। तो ये बात है जो हम अभी एक पीओके की तरफ चलेंगे। अच्छा, जो पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, आपने कहा था के नहीं बोलना, जम्मू एंड कश्मीर बोलना है, जी जी, क्योंकि सारा एरिया मैक्सिमम जो पहाड़ी एरिया है पुंछ रजौरी वो का सारा, जो, और जहाँ उड़ी वगैरह के साथ जो लगता है मुजफ्फराबाद वगैरह, ये जम्मू का है। और पीपल भी वहाँ पे जो डोगरी स्पीकिंग पठवारी एक लैंग्वेज है वहाँ पे, वो मिक्स ही बोलते हैं, पंजाबी और पहाड़ी मिक्स करके बोलते हैं। तो वो एक हमारा 1994 का, और अफगानिस्तान अब हमारे साथ है वो। और इसके बारे में एक बहुत हमें धमकियां मिली, जो हमने बात की थी, बैकग्राउंड एयरफील्ड को डेवलप करके वहां पे हमारी फोर्सेज हैं। ऐसे ही मुझे लगता है जो ये एक्सरसाइज हो रही है डेजर्ट में, जो हो रही है ये राजस्थान के, जब कच्छ, रन ऑफ द कच्छ, और ये जो सर क्रीक है, हमने ये इसलिए यहाँ पे ये चुना है एरिया कि हमने कहा ना ये भी एक एरियाज हैं जहां पे भी इंडिया की डोमिनेंस है। और जो आपने ये प्रिंसिपल बताया, जो सी प्रिंसिपल है, ये क्या है, एक नदी है, दोनों का बॉर्डर अगर करती है तो ऑब्वियसली सेंटर में उसका होगा, ये तो अदरवाइज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भी ऐसी ही बात करेगा। तो ये सारा, तो ये जो एक्सरसाइज, मुझे लगता है कि इस एक्सरसाइज से पाकिस्तान डरा हो, और ये वो तवक्को करता है कि कहीं ये अफगानिस्तान, वो काफ़ी इस वक्त दुरंत लाइन देख लो, जहाँ सारी एक्टिविटी जो है वो हमें इन्वॉल्व करके अफगानिस्तान कर रहा है। और चाइना, रशिया, ईरान और ये इंडिया, एक जो ब्रिक्स है, ये भी एक इंटरनेशनल अप्रोच काफ़ी, जो हम यूएस की बात नहीं करेंगे आज, क्योंकि यूनाइटेड नेशन की, सॉरी यूनाइटेड स्टेट्स की, लेकिन जो एशिया में वो आना चाहता था, लंबी नहीं करेंगे, लेकिन बैकग्राउंड एयरपोर्ट का इंडिया के पास आने, उसकी वो डोमिनेंस या उसकी वो जो वाली बात होती थी ना, वो खत्म हो गई। अभी गुरिल्ला वार, जैसे मैंने पिछले बार कहा था, ये अफगानिस्तान में पाकिस्तान के थ्रू जो हमास वहाँ पे कहते हैं कि हमास भी वहाँ पे आया है, तो उस किस्म की एक्टिविटी दोबारा वो गृह जो जो दूसरे ट्राइब्स हैं वो वहाँ पे जो अफगानिस्तान में करवा सकता है। लेकिन अगर उसने जम्मू कश्मीर जहाँ इंडियन कैंप पे कभी भी कोई ये किया एक्सरसाइज बाय इन्वॉल्विंग जो भी उसके ये टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो वहाँ पे शरण लिए हुए हैं, तो फिर उसका वो नतीजा हमने संदूर जे कंटिन्यूटी में है, और उसी की का नाम दिया हमने 3 जो फौजी हमारे हर वक्त तैयार हैं। तो अगर कुछ जो टेररिस्ट एक्टिविटी इंडिया में हुई, किसी को कोई इफेक्ट हुआ, लाइफ गई, प्रॉपर्टी गई, तो फिर ये भी कभी भी ये एक्सरसाइज प्रैक्टिकल में हो सकती है। तो चलो तो आगे प्लीज। देखो, हमारी ये जो एक्सरसाइज हो रही है, एक्सरसाइज त्रिशूल, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे बड़ी बात, हम क्यों कर रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि आज तक हमारी, जैसे आपको पता होगा, जितने भी युद्ध हुए हैं, मोस्टली लैंड वाले युद्ध हुए हैं या एयरफोर्स वाले, नेवी बड़ी कम यूज हुई है। तो इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि तीनों फोर्सेस को हमारी कैसी आपस में कोऑर्डिनेशन बैठती है, उसके बारे में हम लोग प्रिपेयर्डनेस कर रहे हैं। दूसरा है कि कैसे हम लोग वैलिडेट करें थिएटर लॉजिस्टिक्स। थोड़ा समझाऊंगा थिएटर लॉजिस्टिक्स क्या है। जैसे एक वार जोन है, इतने एरिया में लड़ाई चल रही है, उसको हम थिएटर बोलते हैं, आर्मी ये थिएटर ही रेफर करते उस हैं। थिएटर में कैसे बार रूम जो, हाँ, कैसे हम लॉजिस्टिक्स सप्लाई करें, जो हमारे ये वेस्टर्न सेक्टर है हमारा। कैसे हम लॉजिस्टिक्स, थिएटर लॉजिस्टिक्स सप्लाई करें। जैसे जो एरिया में फौजी हमारे अंदर इन्वॉल्व है वॉरफेयर में, उन तक कैसे हम लोग एमुनिशन पहुंचाएं, किस रास्ते पहुंचाएं, कैसे हम लोग तक खाना पानी पहुंचाएं, कैसे हम लोग उनको इवैक्यूएट करें मेडिकली, कैसे उनको ट्रीटमेंट पहुंचाएं, और कैसे, सबसे बड़ी बात है, अगर रीइंफोर्समेंट कैसे करें, अगर वहां टैंक पहुंचाने हैं और हमने कैसे पहुंचाए। तो ये इसकी भी एक्सरसाइज की जाएगी कि वार जोन के अंदर, क्योंकि अब बड़ा टफ है एंटर करना, तो किस तरीके से हम थिएटर लॉजिस्टिक्स पहुंचाए। और सबसे बड़ी बात है कि सप्लाई चेन कैसे मेंटेन किए जाए। और काफी हिल एरिया, जैसे फॉर एग्जांपल अगर राजस्थान में युद्ध छिड़ती है बॉर्डर पे, तो कैसे डेजर्ट एरिया में हम लोग ये सप्लाई चेन प्रोवाइड करें, उसकी प्रैक्टिस की जा रही है। और कैसे हम लोग मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में इकट्ठा, हाई एल्टीट्यूड वारफेयर हो जाए तो कैसे हम लोग
वहां पर सप्लाई चेन, जैसे करगिल का वार हुआ था इस। और सबसे बड़ी बात है कैसे हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान इस दौरान कैसी हरकत करता है, पाकिस्तान का रिस्पांस भी हम लोग जज कर रहे हैं कि वो कैसे देखता है इस एक्सरसाइज को। और एक किस्म का एक उनको एक इनको बता रहे हैं हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि जिन लोगों की भी बुरी आंख है इंडिया के ऊपर, तो हम लोग पर्टिकुलर पाकिस्तान को हम लोग पूरी तरह प्रिपेयर्ड हैं इसके लिए। राइट, आपने जो बात की उसी जाम ही हो गया सर, इलेक्ट्रॉनिकली हम दुश्मन का सिस्टम ही जैम कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा हमारे इलेक्ट्रॉनिक पास जैमिंग कर सकते, इलेक्ट्रॉनिक अटैक कहते हैं इसको, वो भी हम कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया इलेक्ट्रॉनिक प्रोटेक्शन, हम अपना डिफेंस भी कैसे जज करेंगे। साइबर सिक्योरिटी चेक के ऊपर भी बहुत बड़ी एक्सरसाइज हो रही है। जो कि कहते हैं कि हर वक्त तैयारी है, तीनों फोर्स की तैयारी है, और ये एक्सरसाइज इससे पाकिस्तान ने नहीं डरना चाहिए। ये ड्रिल वगैरह होती रहती है, और हार्ड एरिया में इस बार हमने 3 एरिया छोड़े थे। राजस्थान कच्छ का एरिया है, और रन ऑफ कच्छ, और ये जो राजस्थान का डेजर्ट, और जो सरगरी, और ये मुझे लगता है इसमें कोई वो वाली बात नहीं है, वो मार्शी लैंड है। हाँ, इनको चाहिए कि वो एक डिस्प्यूटेड या इस किस्म का, जी जैसे इन्होंने पीओजेके में डिस्प्यूट जो डाला हुआ है, तो हमारा तो क्लियर है कि हमने लेना ही लेना है एट एनी कॉस्ट। और अफगानिस्तान का सीधा हमारा तो मैप अगर सही देखेंगे इंटरनेशनल, हम तो ये पीओके इज अवर पार्ट, और इसके में एसेशन हुआ है, और सरगरी का रिजॉल्व हो चुका है, ये सारा मामला है। और जो आपने कहा ये जो प्रिंसिपल है उसके मुताबिक हमने इसको सेंटर ऑफ द जो भी है मार्च एरिया हम उसको मानते हैं। तो ये एक्सरसाइज मुझे लगता है अगर कहीं दोबारा पाकिस्तान ने गलती की जैसे पहलगाम वाली, तो फिर ये एक्सरसाइज प्रैक्टिकल में बदल सकती है। तो मुझे लगता है ये काफी अलग सवाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच।